कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे, है ना। पेपर 2 कंप्लीट हो गया है, पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया। आज पेपर 3 स्टार्ट करते हैं। विद्यालय संगठन। विद्यालय संगठन किसको कहते हैं? विद्यालय संगठन का क्या मतलब होता है? संगठन मतलब क्या होता है? ये सारी चीज़ें विद्यालय संगठन के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएँ हैं आज देख लेंगे, ठीक है। अच्छी लंबी क्लास होगी। चलिए देखते हैं विद्यालय संगठन किसको कहते हैं, ठीक है। संगठन मतलब क्या होता है? संगठन मतलब क्या होता है? क्या होता है संगठन मतलब? समूह, मिश्रण किसी चीज़ का, बहुत सारे लोग मिल गए एक साथ, संगठन कहलाया। संगठित होना, जहाँ पे बहुत सारे लोग एकजुट होकर कोई कार्य को करते हैं। बहुत सारे लोग एकजुट होकर एक जगह मिल के एक ग्रुप बना रहे हैं, संगठन कहलाता है। बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, नंबर ऑफ पीपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब असंख्य नहीं होता है। कुछ पीपल होते हैं, कुछ लोग होते हैं। 2, 4, 10 लोगों का समूह होता है, 20, 25 लोगों का समूह होता है, ठीक है। 100, 200 लोगों का समूह होता है, इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो ये सारे लोग जब मिलके एक साथ किसी काम के पर्पस से आगे बढ़ते हैं, किसी काम के उद्देश्य से एक साथ एकजुट होके आगे बढ़ते हैं, तो संगठन कहलाता है। इस संगठन का, कोई भी संगठन जब गठित होता है तो उसका अपना एक उद्देश्य होता है। किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का जो समूह होता है वह एक साथ आता है, संगठित हो जाता है। जैसे देखिएगा महाशिवरात्रि पूजन में क्या होता है? जो परिवार, समाज, मोहल्ले के लोग होते हैं वह एक साथ संगठित होते हैं। तो फिर किसी से चंदा लेने, डोनेशन लेने पहुंचते हैं तो क्या होता है? लोग मिलकर उनको पैसा देते हैं। सारा पैसा एक जगह इकट्ठा होता है। इकट्ठा होकर जो ग्रुप वाले लोग होते हैं वह विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, अब इसका किस तरह से कहाँ उपयोग किया जाना है, किस तरह से किस कार्य में लगाना है, ठीक है। किस तरह से किस कार्य में लगाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ लगाया जाए कि इफेक्टिव वे में हो, मतलब पूजा सफल हो, कितना पैसा उसके प्रसाद में लगाना है, कितना, मतलब उसमें जो पूरे पूजा की जो प्लानिंग होती है वह मिल के सभी लोगों के द्वारा की जाती है। तो एक विशिष्ट उद्देश्य से न संगठित हुए सारे लोग जो थे, मोहल्ले टोले के, गांव घर के जो भी लोग थे, वह एक जगह ग्रुप में मिल के अगर इकट्ठे हुए तो एक उनका एक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? सरस्वती पूजा, शिवरात्रि पूजा, उसको सफल बनाना, उसको करना, उसको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे, ठीक है। तो संगठन का यही उद्देश्य होता है। जब बहुत सारे लोग एक जगह एकत्रित होते हैं किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो वह संगठन कही जाती है। बहुत सारे लोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए, उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ संगठित होकर कोई कार्य करते हैं, तो वह जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का जो समूह होता है, वह संगठन कहा जाता है। समझ में आ गया? वहाँ पे उद्देश्य की पूर्ति जो होती है वह सभी लोगों के माध्यम से होती है। सभी लोगों के माध्यम से क्या होता है? उद्देश्य की पूर्ति होती है। कोई एक लोगों के माध्यम से नहीं होता, कोई एक लोग उसमें नहीं होता। लोगों के द्वारा निर्धारित होता है कि यह लोग हमारे इस मेंबर के इस पोजीशन, ये लोग इस पोजीशन पे, ये लोग इस पोजीशन पे हैं, ये लोग इस पोजीशन पे, इनकी ये जिम्मेदारियां हैं, उनको उनका दायित्व दिया जाता है कि आपको ऐसा ऐसा करना है। सभी लोग मिलजुल के अपना काम करते हैं और काम करने के बाद क्या होता है?
अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो उस ग्रुप में, उस संगठन में जितने भी लोग होते हैं उनका अपना अपना दायित्व होता है और सभी अपने अपने दायित्व को समझते हैं और समझते हुए आगे कार्य पे ध्यान देते हैं, अग्रसित होते हैं कार्य को करने के प्रति। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब वो मजबूरी में काम को कर रहे हों। सब उत्साहवर्धक कार्य जो होता है समूह में, जब एक छोटा सा बच्चा समूह में खेलने जाता है तो देखते कितना खुश होता है। वही अकेले खेलता रहेगा, कूदता रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं होती। लेकिन जब वही कार्य समूह में किया जाता है तो क्या होता है, खुशी होती है। समझ में आया? तो जब किसी विशेष उद्देश्य की, वो उद्देश्य जो होता है लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। जैसे सरस्वती पूजा, महाशिवरात्रि पूजा क्या छोटा सा है, मतलब कुछ दिन पर्टिकुलर 4 डेज 5 डेज का इसमें जो सीन होता है वो होता है। 2 डेज में पूजा ख़त्म हो जाती है। तैयारी करने में टोटल मान लीजिए मैक्सिमम 10 दिन का समय लगता है। 10 दिन में ये चीज़ें खत्म, शॉर्ट टर्म गोल है। तो इसमें बहुत उत्साह होता है। कुछ काम होता है जैसे कि अगर कोई बड़ा सा संगठन है, कोई ट्रस्टी है, उसका बड़ा सा उद्देश्य होता है, तो बड़ा सा उद्देश्य लंबा चलता है। उद्देश्य अगर बड़ा होगा तो समय भी तो बड़ा लेगा ना। उद्देश्य और समय एक दूसरे के पूरक है। उद्देश्य बड़ा होगा तो समय भी ज़्यादा लगेगा, उद्देश्य छोटा होगा तो समय जल्दी ही हो जाएगा, जल्दी अचीव कर लेंगे आप उन चीज़ों को। ठीक है, तो संगठन समझ में आ गया। लोगों का समूह जो विशेष पर्पस के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए एक साथ आके कार्य करते हैं, वो संगठन कहलाता है। समझ में आया? तो अब हम इसके जिक्र करेंगे। हमारे शिक्षा में जो दिया गया है वह विद्यालय संगठन है। विद्यालय संगठन क्या होता है? ठीक है, विद्यालय संगठन क्या होता है? विद्यालय, बचपन से सुनते आ रहे हैं विद्यालय विद्यालय विद्यालय। विद्यालय जो विद्या का आलय हो, जो विद्या का घर हो, उसको कहते हैं विद्यालय। जहाँ से हम विद्या को ग्रहण करते हैं उसको क्या कहते हैं? विद्यालय। विद्या को ग्रहण करने का जो संस्था होता है, जो जगह होती है जहाँ से हम विद्या को ग्रहण करते हैं, वह जगह, वह संस्था क्या कहलाती है? विद्यालय। अब हमें क्या पढ़ना है? विद्यालय संगठन। विद्यालय कैसे एक प्रकार का संगठन है? विद्यालय में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, हमारे शिक्षकगण होते हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं, अदर टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, जो पढ़ाते भी है, जो अकाउंट भी देखते हैं, जो साफ़ सफाई करते हैं, वो सब विद्यालय के अंतर्गत होते हैं। जो हमारा समाज होता है वो विद्यालय में होता है। विद्यालय का एक पार्ट होता है, मतलब समाज का ही एक अंग क्या होता है? विद्यालय होता है। जो बच्चे होते हैं वो सब क्या है? सब विद्यालय का क्या है? पार्ट है। विद्यालय का क्या है? समूह है। विद्यालय का क्या है? अंग है। ठीक है, तो विद्यालय को संगठन के रूप में हम कैसे देखते हैं? यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी जो है फिलॉसफी दिए थे। कोई बोल रहा था, जे केली बोले थे कि विद्यालय जो है एक संगठन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसी तरह से किसी ने कहा, बेवर और मयो का था कि विद्यालय जो है एक नौकरशाही संगठन के रूप में। नौकरशाही संगठन कहने का तात्पर्य, नौकरशाही संगठन के रूप में हम नहीं कह सकते। क्या नौकरी करता है? वो स्वतंत्र है। नौकरशाही संगठन के रूप में कह सकते हैं, कहने का तात्पर्य होता है कि किसी के दबाव के अंदर, किसी के प्रेशर के अंदर कुछ कार्य किया गया है, आपके ऊपर कोई शासन कर रहा है। विद्यालय में कोई शासन नहीं करता है किसी के ऊपर। विद्यालय जो है स्वतंत्र संस्था है। विद्यालय क्या है? एक स्वतंत्र संस्था है। वहाँ पे किसी एक डिसिप्लिन है जो सबके लिए है। प्रिंसिपल हो, टीचर हो, या झाड़ू लगाने वाले स्टाफ हो, सभी के लिए विद्यालय में डिसिप्लिन अनिवार्य है। सभी के लिए अनुशासन अनिवार्य है। नौकरशाही संस्था के रूप में कहना बेकार की चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि नौकरशाही का जो तात्पर्य होता है वह यह होता है कि जब हम कोई भी कार्य करें वह किसी दबाव में हो। ठीक है, तो ऐसा दबाव में नहीं होता। उसके बाद विद्यालय एक सिस्टम है। विद्यालय जो है एक प्रणाली के रूप में है, सिस्टम के रूप में है। एक सिस्टम चलते रहता है। समझ में आ गया? सिस्टम के अंतर्गत ही हम कार्य करते हैं। बिल्कुल कार्य करते हैं। कोई भी कार्य जब संगठन की, किसी भी संगठन के अंदर अगर कोई कार्य किया जाता है तो वो एक सिस्टम में चलता है। हमारे जीवन का जो क्या है, एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम के अंतर्गत हम चलते हैं। अदरवाइज तो कभी उठ जाते, कभी खा लेते, कोई सिस्टम ही नहीं होता। कभी दिन होता, कभी रात होती है ना। विद्यालय एक समाज के एक पार्ट है। विद्यालय क्या है? समाज का पार्ट है। तो हम सामाजिक सिस्टम के रूप में, इसको सामाजिक प्रणाली के रूप में विद्यालय को देखते हैं। विद्यालय में बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, इसमें जो क्या होता है,
विद्यालय में क्या होता है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा, दो प्रकार की होती है ना, औपचारिक और अनौपचारिक दो प्रकार की शिक्षा दी जाती है, ली जाती है। तो उसी तरह से विद्यालय में जो होती है, बहुत चीज़ें ऐसे नहीं होती कि विद्यालय में हम सिर्फ कॉपी पे लिखना है, डिग्री पर्पज से ही पढ़ने जाते हैं। विद्यालय के करिकुलम में सिर्फ यही नहीं होता ना कि सिर्फ उसका सिलेबस ही उसका भाग होता है, किताब में जो दी गई नहीं, विद्यालय में हम किताब में जो दिया गया है वही पढ़ाना है, ऐसा नहीं है। विद्यालय में हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, अपने जीवन की समुचित जो मैक्सिमम चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, स्कूल इन्वायरमेंट से सीखते हैं। इसीलिए ना बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है, इसीलिए ना स्कूल की बड़ी बड़ी स्कूल है कि बड़ी इतनी सारी फ़ी है। क्यों है फ़ी इतनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा फ़ी क्यों है? क्योंकि वह पर इन्वायरमेंट देते हैं, वो परिवेश देते हैं, वो माहौल देते हैं। जो माहौल हम अपने घर पे नहीं दे सकते वो बच्चों को कहाँ मिलता है, स्कूल में मिलता है। तो बच्चों को कहते हैं ईजी टू एडजस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, पचने में आसानी होती है। क्या, जो वह पढ़ता है, जो वह लिखता है, जो वह समझता है, जो उसको दिया जाता है वो आसानी से पढ़ लिख समझ जाता है। इसीलिए बच्चों को क्या किया जाता है, बच्चों को विद्यालय भेजा जाता है। समझ में आ गया? विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय में क्या होता है, जो कार्य होता है वह एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए होता है। विद्यालय में जो कार्य किया जाता है वह एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। विद्यालय में जो होता है वह क्या होता है, जितने भी हमारे समाज, विद्यालय समाज का जो होता है ना वो प्रतिरूप भी माना जाता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे समाज में देखिए, आप देखे होंगे कि जिस भी समाज में आप जाते हैं, मतलब जो समाज है अपना वो छोटे छोटे लोगों का समूह है, अलग डाइवर हैं, यहाँ की सोसाइटी अलग है, कुछ दूर की सोसाइटी अलग है। तो आप एक चीज़ देखेंगे कि जिस सोसाइटी में स्कूल बना है, विद्यालय जिस सोसाइटी में चल रहा है, जिस समाज के अंतर्गत चल रहा है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, मैक्सिमम प्रभाव पड़ता है, बहुत क्या मैक्सिमम प्रभाव पड़ता है। सिंपल गांव के एक बस्ती में बनाया गया स्कूल, गांव के एक बस्ती में बनाया गया स्कूल का प्रभाव देखिए, वही स्कूल का प्रभाव आप शहर में बनाए गए स्कूल पे देखिए। दोनों में डिफरेंट आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अंतर क्या हुआ, दोनों के समाज का इफेक्ट दोनों पे अलग अलग तरीके से पड़ा। दोनों का समाज जो था वह भिन्न था। अलग अलग समाज में जो अलग अलग विद्यालय का निर्माण किया गया, तो समाज के अनुरूप ही वो विद्यालय का निर्माण हुआ, उसी समाज के अनुरूप उस विद्यालय का निर्माण हुआ। तो समाज का जो प्रभाव था वह उस विद्यालय पे पड़ा। समझ में आया? तो विद्यालय के जो इसमें थे, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो होते हैं वह विद्यालय में होते हैं। कुछ आपको पढ़ाने का काम करेंगे, कुछ आपको नहीं पढ़ाने का काम करेंगे। जितने स्कूल में हम देखते हैं, कोई टीचर होता है, कोई स्टूडेंट होता है, कोई प्रिंसिपल होते हैं, कोई पानी पहुंचाने वाला होता है, कोई झाड़ू लगाने वाला, कोई बगीचा माली होता है, कोई अकाउंट देखने वाला होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है। तो सब चीज़ जो अलग अलग चीज़ें जहाँ रिकॉर्ड्स जाती हैं वो सब चीज़ वो भी डिपार्टमेंट होता है। तो विद्यालय में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग लोगों का समूह होता है, विद्यालय में अलग अलग लोगों का ग्रुप होता है। विद्यालय में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो संगठित होते हैं, एक दूसरे से मिलना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना सीखते हैं, उनमें एक दूसरे के प्रति भावनाएं उत्पन्न होती है, प्रेम की, राग की, द्वेष की, कंपटीशन की। तो बच्चे में हर प्रकार का जो सामाजिक भाव है वह विद्यालय में उत्पन्न होता है। समझ में आया? बच्चा उसमें टीचर के देख रेख में, सहपाठियों के नेतृत्व में उनके साथ रह के आगे बढ़ के अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को क्या करता है, समझता है। ठीक है। विद्यालय के बताओ, विद्यालय के संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? विद्यालय की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर विद्यालय नहीं होता तो क्या होता? इसका सबसे उचित आंसर वहाँ से दिया जा सकता है कि एक बच्चा को स्कूल भेजो और एक बच्चा को घर में रखो,
देखोगे कि जो बच्चा घर में अकेले रहता है उसका उतना डेवलपमेंट नहीं होता, उसका चौतरफा डेवलपमेंट नहीं होता। और बच्चा अगर स्कूल जाता है तो उसका चहुमुखी डेवलपमेंट होता है। उसमें हर तरह के भाव उत्पन्न होते हैं, उसमें हर तरह के भाव जो है उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो बच्चा घर में रहेगा उसमें कि एकदम मामा पढ़ा देगी, पढ़ लेगा बच्चा, नहीं पढ़ाएंगे नहीं पढ़ेगा, थोड़ा सा दे दोगे खेल लोगे, थोड़ा सा दे दोगे नहीं खेलेगा। तो इस तरह की जो बातें हैं वो वहाँ पास होता है। समझ में आया? तो विद्यालय जो संगठन है उसमें बच्चे का क्या होता है, चहुमुखी विकास होता है। चहुमुखी, चारों तरफ से उसका जो होता है उसका जो विकास होता है। बच्चा जो है एडजस्ट करना सीखता है, समायोजन करना सीखता है। किससे? इन्वायरमेंट से, लोगों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, टीचर्स के साथ। वह सीखता है कि हमें कैसे इस इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट करके आगे बढ़ना है। विद्यालय में क्या होता है, विद्यालय में क्या होता है कि बच्चे को उनकी संस्कृति, अब हम डांस गाना घर में अकेले नहीं करवा सकते ना। बच्चे का डांस गाना बच्चों को हम अकेले घर में नहीं करवा सकते, क्या करवाएंगे। लेकिन स्कूल में उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता के बारे में बताया जाता है, उनको इतिहास के बारे में बताया जाता है। उनके समस्त चीज़, उनके जो जीवन के लिए फ्रूटफुल है, लाभदायी है, जो जीवन के लिए उपयोगी है, वो समस्त चीज़ों से उन्हें अवगत कराया जाता है, जो पॉसिबल घर के इन्वायरमेंट में, परिवार के इन्वायरमेंट में पॉसिबल नहीं है। ठीक है। विद्यालय का जो निर्माण है वो कहीं भी हो सकता है, जहाँ भी आपको उचित जगह मिले वहाँ पास विद्यालय का जो है निर्माण हो सकता है। समझ में आ गया? विद्यालय का निर्माण अब हम लोग देखते हैं, पहले आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो कहाँ चलती है, कहीं भी आज तक उसका कोई संस्था नहीं बना। 2020 एजुकेशन पॉलिसी में उसको दिया गया है कि मर्ज करने का आदेश है बाल वाटिका नाम बना के। ठीक है। लेकिन उससे पहले आंगनवाड़ी, फिर भी अभी भी और उससे पहले भी देखिएगा आंगनवाड़ी कहीं किसी जगह पे चल रहा है, किसी दुकान में, किसी पेड़ के नीचे। बहुत सारे प्राथमिक विद्यालय हैं वो ऐसे ही चले जा रहे हैं, चल तो रहे हैं ना। शिक्षा आप कहीं भी दे सकते हैं, शिक्षा जो है कहीं भी दे सकते हैं, कहीं भी आप विद्यालय का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। विद्यालय संगठन का कुछ उद्देश्य था, जो यह था कि जो उद्देश्य है विद्यालय संगठन का वह क्या है कि एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में बच्चों को, परिवार को, समाज को और राष्ट्र को उचित जानकारी प्रदान करना, स्पष्ट जानकारी प्रदान करना। ठीक है। क्या है? स्पष्ट जानकारी प्रदान करना। क्या करना? स्पष्ट जानकारी प्रदान करना। उसके बाद क्या करना? विद्यालय संगठन में जो भी शिक्षक काम करते हैं उनको प्रशिक्षित करना, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना, उनको उचित एजुकेशन के शिक्षा के बारे में उनको उचित दिशा प्रदान करना, उनको बताना शिक्षा का क्या महत्व है, यह सब जानकारी देना एक संगठन का, विद्यालय संगठन का क्या है? कर्तव्य है। विद्यालय संगठन का क्या है? कर्तव्य है। उसके बाद क्या है? विद्यालय संगठन से समुदाय, स्वस्थ समाज का निर्माण करना। आप जिस समाज में रहते हैं, जिस समाज में आपका विद्यालय है, अगर आपको उचित ज्ञान दिया जाएगा, उचित दिशा दी जाएगी, तो आप एक स्वस्थ समाज के निर्माण करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे, है ना। तो यही काम होता है इनका। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यह देखना कि आगे का जो हिसाब किताब है वह सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है। जो हिसाब किताब है वह सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यह सब जो है विद्यालय संगठन का काम है। समझे? अब है शैक्षिक प्रशासन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्या उपयोग है। ठीक है। देखो, शैक्षिक प्रशासन जो होता है,
छात्रों को निर्धारित उद्देश्य के प्रति मोड़ना। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ होता है शिक्षार्थी को, छात्रों को निर्धारित उद्देश्यों के प्रति मोड़ना। उसके बाद क्या करना है, इस तरह का माहौल तैयार करना, इस तरह का इन्वायरमेंट तैयार करना जिससे कि बच्चा जो है ज्ञान को अर्जित कर सके, जिससे क्या करे बच्चा ज्ञान को अर्जित कर सके। शिक्षा अर्जन तो करता ही है, साथ साथ में उस शिक्षा का इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, उसका उपयोग कहाँ करना है, यह भी चीज़ें जो हैं वह सीखना है। ठीक है, वह भी चीज़ें क्या है, सीखना है। किसका दायित्व है, एडमिनिस्ट्रेशन का। समझ में आ गया। कोई भी बच्चा कितना अपने फील्ड में कितना स्ट्रांग हो सकता है, कितना मजबूत हो सकता है, कितना एक्सट्रीम तक पहुंच सकता है, यह विद्यालय प्रशासन का जो होता है वह दायित्व होता है। वह संगठित करता है किसको, प्रणाली को, सिस्टम को संगठित करता है। वह टीचर्स, प्रिंसिपल, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ के प्रति कम्युनिकेशन स्थापित करता है। ठीक है, उनके बीच जो है कम्युनिकेशन स्थापित करता है। वह देखता है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, चेयर बेंच है कि नहीं है, टेबल कुर्सी लगी है कि नहीं लगी है, प्रॉपर ब्लैक बोर्ड है कि नहीं है, प्रॉपर डिजिटल इन्वायरमेंट है कि नहीं है, उसका क्या है, उस सब चीज़ों का देख रहे। टीचिंग मटेरियल है वो है कि नहीं है, पूरे स्टाफ कंप्लीट है कि नहीं है, जो टीचर्स हैं वो इफ़ेक्टिव वे में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। यह सब चीज़ें जो होती हैं इसकी देख रेख कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। हमें टीचर्स को कब हायर करना चाहिए, टीचर्स कैसे होंगे, उनकी क्वालिटी क्या होगी, नॉन टीचिंग स्टाफ्स हायर कर रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या होगी, वह कैसे होंगे, यह सारी हमारे बच्चों को जो पढ़ाई दी जा रही है वह इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, यह सब चीज़ें जो हैं हमें कहाँ दिखता है, कैसे प्राप्त होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से। समझ में आ गया। वह देखता है कि सारी चीज़ें जो हैं वह एक वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके प्रभावित करने वाले कुछ ऐतिहासिक कारक रहे हैं, सामाजिक कारक रहे हैं, ठीक है, सांस्कृतिक कारक रहे हैं। शैक्षिक प्रशासन को प्रभावित करने वाले ऐतिहासिक कारण में देखो, ऐसा कारण था पहले के युग में, जो कारण हुआ करते थे कि हमारे देश की जो नीतियाँ थी वो कैसे लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक है, या वो पहले का था किसकी शासन हमारी सत्ता में चल रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण रहा करता था। कैसे नेता हमारे ऊपर शासन करते थे, कैसी पद्धतियाँ विकसित हुई हमारे ऊपर। हमारी पद्धतियाँ जो अभी की जो एजुकेशन सिस्टम थी 2020 से पहले, वो क्लर्क बनाने वाली थी। हाउ टू गेट अ कॉलर जॉब, वाइट कॉलर जॉब ही प्राप्त करना जो था वह एजुकेशन सिस्टम का, इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फिलॉसफी रहा है। यह इन अंग्रेज़ों के द्वारा तैयार की गई थी, सिर्फ क्लर्क बनाने का काम किया था। शासक नहीं कर सकता था, इंडियन जो था वह शासक नहीं कर सकता था, वह शासन तंत्र की जो प्रणाली हुआ करती थी उसका एक अंग हुआ करता था। जो हम पे शासन कर रहा है उसके कार्यभार को हल्का करना, उसके कार्यभार को संभालना, बांटना, संभालना, यही उसका काम था। एक तरह से ऐसी शिक्षा थी जो हमें नौकर बना के रखे, ठीक है, मालिक नहीं बनने देने वाली शिक्षा थी। आज की जो 2020 की शिक्षा है वह कैसी शिक्षा है, मालिक बनने की शिक्षा है। हमें जो चाहिए वह हम करेंगे, जो मन करेगा वह पढ़ेंगे, जैसे मन करेगा वैसे रहेंगे, ठीक है। इसमें कितने तो बहुत सारे हमारे जो दार्शनिक लोग आए, श्री अरविंदो का भी स्कूल चलता है, बहुत जगह आपको देखेंगे। रामाकृष्ण आए, उनका स्कूल चल रहा है स्वामी विवेकानंद के माध्यम से, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन आए। यह सारे बहुत सारे हिंदू धर्म में भी ऐसे शिक्षा नीति अपनाए गए जो समाज की स्थिति को देखते हुए उसके विकास की तरफ ध्यान देना, ऐसा इनका जो था उद्देश्य था कि समाज की वर्तमान स्थिति क्या है, कैसे इसमें इम्प्लीमेंट किया जाए,
कैसे इसमें सुधार किया जाए कि समाज की जो आने वाली पीढ़ी है वह ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ले, और ऐसा ज्ञान ले जो प्रैक्टिकली हो, जो समाज के लिए उपयोगी हो, समाज को सही दिशा की ओर ले जाने के लिए सक्षम हो। तो इस तरह की पद्धतियाँ अपनाइए। चल भी रहा है, इस तरह के विद्यालय परिषद का निर्माण किया गया। उसके बाद आ गया आपका, ठीक है, सांस्कृतिक कारण में ऐसा देखा गया कि हमारे यहाँ जो भी हमारी संस्कृति है उससे बच्चों को कैसे रूबरू कराया जाए, उससे कैसे बच्चों को अवगत कराया जाए। इसके लिए देखते हैं सभी स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, साहित्य, धर्म, मनोरंजन, ये सब की जो है प्रोग्राम चलाए गए हैं स्कूल में, आप भी चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कूल करिकुलम की जो है भाग है। इससे अनुशासन आता है, पाठ्यक्रम इससे क्या होता है, इफ़ेक्टिव होता है, ये सब चीज़ें जो है वह होता है। देखो, सामाजिक कारण में पहले की शिक्षा उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी, फिर धीरे धीरे समाज के परिवेश को ध्यान में रखते हुए, समाज के डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए क्या आया ना, बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च किए गए। जैसे जैसे ज़रूरत हुई वैसे वैसे कोर्सेस आते चले गए, वैसे वैसे शिक्षा बढ़ती चली गई, कोर्सेस लॉन्च हुए। पहले इंजीनियरिंग, मेडिकल आया, ये तो बहुत पहला कोर्स था। ये किसके द्वारा आया था उस समय इंजीनियरिंग में, सर लॉर्ड कर्जन की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसके हिसाब से आया था कि माइकल मिनट के माध्यम से, लॉर्ड कर्जन के हिसाब से सर लगता आया था। उन्होंने ही ऐसा कुछ किया था जो बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किए हैं। इंग्लिश के बिहाफ में मेडिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाए गए, वीमेन एजुकेशन बनाया गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे समय के हिसाब से नई जैसे जैसे समाज में ज़रूरत बढ़ती गई वैसे वैसे नए नए कोर्स, आज तो असंख्यों कोर्स है अपने पास, ठीक है। राजनीति का प्रभाव हमारे समाज पे, हमारे एजुकेशन पे हमेशा से पड़ा है। आज राजनीति की ही देन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुई, जो इतना इफेक्टिव बन रहा है, ठीक है। यही सब चीज़ें हैं इसमें, उसके बाद कुछ ज़्यादा नहीं है। शैक्षिक प्रशासन का जो प्रारूप था वह कैसा था, बहुत सारे स्कूल खोले गए हैं ऑल इंडिया लेवल पे, इंडिया लेवल पे, राज्य स्तर पे बहुत सारे स्कूल खोले गए हैं, बहुत सारे परिषद का निर्माण हुआ, NCERT, CSIR, NCTE, DBT, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, उसके बाद स्टेट बोर्ड SPT, ये सब बहुत सारे बोर्ड्स आते गए, ठीक है। उसके बाद NOPA, UGC, ये सब जो थे इनके अंतर्गत में इनका निर्माण हुआ। शैक्षिक प्रशासन के रूप में बहुत सारी एजेंसियां ऐसी आई जो एजुकेशन सिस्टम पे काम करना शुरू कर दी, धीरे धीरे बढ़ती गई। आज की जो भी सबसे हायर एजेंसी एजुकेशन की UGC है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारी एजुकेशन सिस्टम में ऐसा सब कुछ चलने लगा, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि अपनी उपलब्धियों को, शैक्षिक उपलब्धियों को कैसे बचाया जाए, बनाया जाए, कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए, शिक्षा की क्या आवश्यकता है आज के समाज की। जैसे देखते नहीं, रोज़ रोज़ नई इम्प्लीमेंट होती हैं एजुकेशन में, तो यह जो था शैक्षिक प्रशासन का उद्देश्य था, उसका कार्य था, ठीक है। ये पेंसिल सब चलती है। उसके बाद शैक्षिक प्रशासन के जो सिद्धांत रहे हैं उसमें आया था प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, स्टाफिंग, बजटिंग, POSD CORB करके एक नाम दिया गया था, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद था स्टाफिंग, बजटिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग। यह इसके सिद्धांत पे काम किया है। पहले किसी चीज़ को प्लान करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है। जब प्लान कर लेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे, सही तरीके से संगठित कर लेंगे, तब देखेंगे कि अब हमारा बजट क्या है। बजट कर लेंगे तब फिर हम लोगों को हमें किन स्टाफ की ज़रूरत है वह देखेंगे। देख लिए तब देखेंगे कि हमारा बजट क्या है। बजट कर लेंगे तो हम फिर निर्देश देंगे कि हमें कार्य को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या क्या इसमें कैसे कार्य होगा।
जब कार्य करना शुरू कर देंगे तब कोऑर्डिनेट करना शुरू करेगा, उसको व्यवस्थित करना शुरू करेंगे, उसको संगठित करना शुरू करेंगे। जब सब कुछ हो जाएगा तो हम उसको क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कि फाइनल जो है हमारा कार्य जो है वह सबमिट किया गया है, यह चीज़ें हैं। समझ में आ गया? तो यह चीज़ें रही हैं। शैक्षिक प्रशासन के नियम रहे हैं जी। इसमें केंद्रीयकरण, विकेंद्रीयकरण, राज्यिक केंद्रीयकरण हुआ है, इसका विकेंद्रीयकरण हुआ है। समझ में आ गया? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब शक्ति का विभाजन हुआ था। उसके बाद इसमें जनतांत्रिक नियम आए। जनतांत्रात्मक नियम आए, ठीक है। उसके बाद इसमें आया कि डेमोक्रेटिक होगा, कि जो शैक्षिक प्रणाली है वो उसमें जनतांत्रात्मक प्रणाली होगी कि एक आधिकारिक प्रणाली होगी। दो प्रकार की प्रणाली होगी। एक आधिकारिक प्रणाली में होती हैं कि एक आधिकारिक प्रणाली में ऐसा था कि वहाँ पे जो भी एजुकेशन सिस्टम में जो भी कार्य होते थे, ये आपके जमाने में पहले हुआ करता था कि जो भी कार्य होंगे आपके सिस्टम में उसमें हम निर्देश देंगे, आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं, इसमें जो था हम ही जो हैं सो मैं ही हूँ, आप कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने आपको कहा कि आपको इस काम को कर दमन होता था, जो भी उसके नीचे के तंत्र होते थे उनका दमन होता था, अधिकार होता था, सिर्फ और सिर्फ अधिकार की वाणी होती थी, कठोर हुआ करता था। भाई स्वाभाविक है कि हम ही शासन में हम ही रहेंगे, आपसे सुनेंगे ही नहीं तो क्या होगा, जो भी रूल चलेगा हमारा ही चलेगा, जो भी रेगुलेशंस होगी हमारी होंगी, तो आपका दमन होगा, ठीक है। आप में भय विकसित होगा, आप में क्या होगा, भय विकसित होगा, ठीक है। दमन नीति का बोलबाला हुआ करता था। और वहीं पास जनतांत्रात्मक प्रणाली में क्या था, ऐसा कुछ नहीं था। लोगों का विचार लेना, लोगों का राय लेना, सौहार्द प्रेम की भावना होती थी, इसमें भय नहीं व्याप्त था, आपस में मिलजुल के किसी निष्कर्ष पर निकलते थे, विभिन्न लोगों की सोच को आगे बढ़ाया जाता था, सबकी बुद्धि को सबके ज्ञान को मान्यता दी जाती थी, ठीक है। सहानुभूति की दृष्टि होती थी, ठीक है। प्रेम होता था, सहिष्णु होता था। प्रशासक जो था वह नेता के रूप में कार्य करता है, ठीक है। सबसे मिलजुल के भाव विचार लेके सामने उत्साहवर्धक हुआ करता था। जब जनतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन जो था, शैक्षिक प्रशासन एक आधिकारिक शैक्षिक प्रशासन और जनतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन। एक आधिकारिक शैक्षिक प्रशासन में क्या हुआ करता था, एक आधिकारिक शैक्षिक प्रशासन में क्या हुआ करता था कि जो भी डिसीजन लेना है मुझे लेना है, मेरे अलावा कोई डिसीजन नहीं लेगा, जो भी रूल दूंगी मैं ही दूंगी, आप कुछ नहीं करोगे, आप चुपचाप उस रूल को फॉलो करोगे, नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन जनतांत्रिक प्रशासन में क्या होता है, स्कूल में, विद्यालय में या किसी भी एजुकेशनल सिस्टम में जो भी इम्प्लीमेंट होना है, जो भी रूल्स लाने हैं वो सबके विचार से होगा। अभी अपना एजुकेशन सिस्टम क्या है, जनतांत्रिक एजुकेशन सिस्टम है, इसमें सहयोग होता है, ठीक है। प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक की भूमिका क्या होती है हमारे स्कूल सिस्टम में। प्रधानाध्यापक की जो भूमिका होती है मेन अहम होता है, ठीक है। वह उस गाड़ी के समान है जिसका अगर रुक जाए तो समस्त घड़ी जो है वह यूजलेस हो जाए, ठीक है। प्राध्यापक जो है वह क्या है, अपने स्कूल की समस्त पद्धतियों का निर्वहन, समस्त प्रणालियों का, समस्त दायित्वों का निर्वहन कैसे होगा, यह प्रधानाध्यापक तय करते हैं। प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल जो है वह पूरे स्कूल की क्या होती है, नींव होती है। एक स्कूल टूट जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा अगर उसमें एक प्रिंसिपल नहीं है। अगर एक व्यवस्थित प्रिंसिपल नहीं है तो विद्यालय कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। समस्त व्यवस्था की दायित्व जो होती है
एक प्रिंसिपल पे होता है। एक प्रिंसिपल जो होते हैं वह सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, प्रशासक होते हैं, ठीक है। किसी को गाइड करने के लिए तो आज अपने देश में नरेंद्र मोदी हट जाए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो कुछ चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक शासक का होना ज़रूरी होता है सभी तंत्र को व्यवस्थित करने के लिए। इस विद्यालय इन्वायरमेंट में वही शासक जो है हेड मास्टर होते हैं, ठीक है। स्कूल प्रबंधन का क्या होता है? मुखिया होने का काम जो है प्रधानाध्यापक करते हैं। बच्चा कब आया, कब नहीं आया, कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, यह सब चीज़ें जो हैं सारी टाइम टेबल रूटीन फी निर्धारित करना, सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो प्रधानाध्यापक का काम है, ठीक है। स्टाफ के रूप में स्टाफ और प्रधानाध्यापक का जो संबंध होना चाहिए वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि हम लीडर हैं, हम आप पे शासन करेंगे, ऐसा नहीं। प्रेमपूर्ण, भाई भाई का प्रेम होना चाहिए, ठीक है। सौहार्द पूर्ण प्रेम होना चाहिए। उनकी जो इक्वलिटी जो है उनकी सारे, ये नहीं कि हम प्रिंसिपल है तो दूसरे के साथ दो तरह का बिहेव नहीं, समानता का भाव होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए, प्रेम इज्जत करने वाला, हर टीचर के गुणों का रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए। तो ऐसा इनकी जो है प्रधानाध्यापक का टीचर स्टाफ के साथ उनका आदर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए? अध्यापक के गुण। अध्यापक के क्या गुण होने चाहिए? अध्यापक को जो है अध्यापक को क्या होना चाहिए? अध्यापक को मैत्रीपूर्ण बिहेव करने वाला होना चाहिए। पहले तो उनमें जो विषय हो, जिस भी विषय के वो अध्यापक, उनमें विषय का पूर्ण नॉलेज होना चाहिए। गलत ज्ञान देंगे तो बच्चा जो है गलत ज्ञान अध्यापक का जो है उसमें ऐसा गुण होना चाहिए, उनका चारित्रिक गुण, उनकी योग्यता, उनके आंतरिक गुण, सभी का समन्वय जो है अध्यापक के जो गुण होना चाहिए, उनकी योग्यता, उनका चरित्र जो होना चाहिए वह हमेशा विशिष्ट होना चाहिए। एक बच्चे के लिए एक टीचर हमेशा रोल मॉडल होता है। देखेंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं वो अपने टीचर्स के जैसे बनने की कोशिश करते हैं। उनको जो टीचर अच्छे लग जाते हैं वो उनके जैसे सोचेंगे, उनके जैसे बने, उनके जैसे आचरण करने का, उनके जैसा बनने का क्या करते हैं वो कोशिश करते हैं, रोल मॉडल बन जाते हैं, ठीक है। उनकी आवाज़, टीचर की वाणी इफेक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मन में आए सो बोलते चला जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। उनकी वाणी जो है इफेक्टिव होनी चाहिए, उनमें क्वालिटी होना चाहिए। उसके बाद उनको एक अच्छा टीचर वही होता है जो एक अच्छा लर्नर होता है। हमेशा सीखने की इच्छा एक टीचर के अंदर होनी चाहिए, जिससे कि वो नई नई चीज़ें सीखे। तभी तो देखते हैं कि टीचिंग एजुकेशन में हमेशा टीचर्स को क्या किया जाता है? अपडेट किया जाता है। तो हमेशा उनमें सीखने की क्षमता होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। उनका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, पर्सनल भेदभाव उनको नहीं करने चाहिए। ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है, समाज के साथ उनका कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो होना चाहिए अध्यापक का। उनका जो मूल्यांकन करने की पद्धति है, भेदभाव नहीं करें, सब चीज़ अच्छे से करें, ठीक है। उसी के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किया जाता है। छात्रों का क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। छात्रों का वर्गीकरण करते हैं छात्रों की योग्यता के आधार पे। हम छात्र का मूल्यांकन करते हैं, तब उसका वर्गीकरण करते हैं। तो छात्र की प्रगति के लिए वर्गीकरण और मूल्यांकन जो है अनिवार्य है, ठीक है। स्कूल में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन जो है वह क्या करता है? वह अनुशासन हमें हमारी सफलता की सीढ़ियों से ले जाके ऊपर लक्ष्य तक पहुंचाता है। अनुशासन विहीन जीवन कोई जीवन पशु समान है, ठीक है। जहाँ पे दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली हो, जहाँ पे तानाशाही आचरण हो, जहाँ पे आदर्श नहीं है जिस समाज में, वहाँ पे अनुशासन नहीं होगा, ठीक है। तो विद्यालय में अनुशासन का होना अति आवश्यक है, ठीक है। आत्मनियंत्रण का जो भाव है वो अनुशासन सिखाता है। पुरस्कार और दंड की भूमिका में यह आता है कि
हमें बच्चा हमारा कोई कार्य किया तो हम उसको पुरस्कार दे दिए, अगर दिए गए होमवर्क को कंप्लीट किया नहीं किया तो हम उसको दंड किए। दोनों में बच्चा में, एक में बच्चा में वह भाव की वृद्धि हो जाती है कि हम ऐसा करेंगे तो में लालच का भाव उत्पन्न हो जाता है। दूसरे में बच्चा में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। दंड दीजिएगा तो बच्चा में हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी, पुरस्कार दीजिएगा तो लालच के भाव से काम करेगा। तो दोनों का सम्मिलित कभी कभार दे दीजिए, बच्चा को दीजिए, पुरस्कार दीजिए ताकि वह आगे बढ़े, उसे अप्रिशिएट कीजिए उसके कर्मों को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चा वहाँ तक अचीव नहीं किया आप उसको गिरा देंगे, उसको डगमगा देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। उसको भी क्या करिए, उसको भी प्रोत्साहित कीजिए, आगे अच्छा अभी नहीं किए हो, आगे कर पाओगे, आगे कर पाओगे, तो इस तरह का करना चाहिए। ठीक है। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम किसको कहते हैं? देखो, पाठ्यक्रम का मतलब होता है दौड़ का मैदान। शिक्षा प्रणाली जो होता है उसमें 3 चीज़ होता है, शिक्षा, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। इन तीनों से पूरा शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली बनी है। शिक्षा जो दी जाती है, विद्यार्थी जो ग्रहण करने वाला होता है, और क्या दी जाएगी, क्या ग्रहण करेगा, यह होता है पाठ्यक्रम। शिक्षा जो दी जाएगी, विद्यार्थी वो होता है जो ग्रहण करेगा, और क्या दी जाएगी और क्या ग्रहण करेगा यह कौन डिसाइड करता है? पाठ्यक्रम। तो समस्त शिक्षा में बालक की रुचि, उसकी क्षमता, उसकी योग्यताओं के अनुसार जो पाठ्यक्रम तैयार की जाती है, जो ध्यान में रख के जो क्रिया तैयार की जाती है, वह पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम में क्या होता है? पाठ्यक्रम ऐसा चीज़ होता है, करिकुलम जो होता है वह इस तरह से डिफाइन होता है कि बच्चों का आंतरिक, मानसिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, उसका हर प्रकार का विकास हो। उसका क्या हो? हर प्रकार का विकास हो। बच्चे का क्या होता है? बच्चे का हर प्रकार का विकास होना ही जो है पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से यह बताया जाता है कि कक्षा में या कक्षा के बाहर स्कूल प्रांगण में क्या चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, क्या चीज़ें बताई जानी चाहिए, क्या होना चाहिए जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। बच्चे का क्या हो? सर्वांगीण विकास हो। पाठ्यक्रम निर्धारित करता है कि कितना सिलेबस होना चाहिए, क्या पढ़ाया जाएगा। पाठ्यक्रम का ही एक अंग होता है सिलेबस, जो हम स्कूली शिक्षा में क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है। उसके अलावा पाठ्यक्रम में हमारी विभिन्न एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ समाहित होती है। ठीक है, जिसमें खेलना कूदना, म्यूजिक, डांसिंग, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज जो होती है वह पाठ्यक्रम का ही अंग होता है। तो समस्त पाठ्यक्रम यह निर्धारित करता है कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसा हो। पाठ्यक्रम ही निर्धारित करता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास कैसा हो। ठीक है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही बच्चों के अनुसार ही पाठ्यक्रम को जो है निर्धारित की जाती है। उस समाज को, उस परिवेश को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। हम लोग का पाठ्यक्रम कौन निर्धारित करता है? CBSE, आजकल सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड पाठ्यक्रम जो है वो निर्धारित करता है। ठीक है। पाठ्यक्रम जो है जाति के अनुसार, धर्म के अनुसार नहीं होता। पाठ्यक्रम जो है राष्ट्र के अनुसार चलता है। एक राष्ट्र एक पाठ्यक्रम अभी के युग में चल रहा है। ठीक है। पाठ्यक्रम के प्रमुख आधार होते हैं प्रकृतिवाद, जैसे बालक की रुचि देख के, उसकी मानसिक स्थिति देख के पाठ्यक्रम तैयार की जाती है। उसके बाद बालक में इतिहास, भूगोल, साहित्य, संगीत का कैसे विकास हो, इस तरह का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। उसके बाद प्रयोगवादी विचार में बच्चों की अभिरुचि, उसके अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। देखिए, पाठ्यक्रम ही नहीं, हम जाते हैं किसी स्कूल में, बच्चे के एडमिशन के बारे में तो सबसे पहले पूछते हैं कि आपका करिकुलम क्या है, आपका पाठ्यक्रम क्या है। तो करिकुलम से ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारा बच्चा इस स्कूल में कितना डेवलपमेंट होगा। तो इफ़ेक्टिव डेवलपमेंट पर्टिकुलर स्कूल में जो करिकुलर के अंतर्गत जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आती है, को करिकुलम एक्टिविटीज आती है, जिसके अंतर्गत बच्चा किताब कॉपी से बाहर सीखता है, रेगुलर क्लासेस से बाहर सीखता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। हर स्कूल में अलग अलग होता है, और जो बेसिकली इसका डिफाइन करने वाला होता है, इसको निर्धारित करने वाला होता है, वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट होता है। ठीक है। यह बच्चों के सर्वांगीण विकास की ओर होता है। मानव जाति को किस तरह से संरक्षित किया जाए, इसके आधार पर होता है।
इसमें नैतिक और धार्मिक शिक्षा का भी प्रावधान है, लेकिन स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि आप धर्म की शिक्षा नहीं देंगे। किसी भी विशिष्ट प्रकार के अगर धार्मिक स्कूल हैं तो वही देंगे, पर हर स्कूल धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता है, ठीक है, धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता है। उसके बाद क्या है, इसमें यह देखता है कि दूरदर्शिता पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है हर एक बच्चों को एक विशिष्ट नागरिक के रूप में तैयार करना, यह हर पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। आजकल का पाठ्यक्रम क्या है, कुछ भी नहीं है, सिलेबस का बोझ है, पढ़ते रहो, बात खत्म करो, ठीक है, इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। बहुत सारी समितियां आई जिसमें पाठ्यक्रम के लिए सुझाव दिए गए, विशेष समिति के विशेष सुझाव रहे हैं, ठीक है। देखो, पाठ्यक्रम में 2 प्रकार के पाठ्यक्रम की तुलना की गई है, एक सब्जेक्ट सेंटर, एक अनुभव सेंटर। सब्जेक्ट सेंटर पाठ्यक्रम में क्या हुआ था कि जो कोई एक सब्जेक्ट दे दिया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, आपको 11 सब्जेक्ट है, यही को पढ़ाना है, ठीक है। अनुभव सेंटर में नहीं था। अनुभव सेंटर में क्या होता था कि जो हम अनुभव किए हैं, जिस तरह का ज्ञान हमको चाहिए, उसी के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित की जाती है। उसके बाद क्या था, सब्जेक्ट सेंटर। देखो, सब्जेक्ट सेंटर में क्या होता है, विषय केंद्रित में, कि हमें पता है कि यह किताब पढ़ना है, आपको पता है किताब पढ़ना है, तो हमें पढ़ाने में भी आसानी होगी, आपको पढ़ने में भी आसानी। लेकिन अनुभव में ऐसा कुछ नहीं होता, अनुभव में पता ही नहीं होता कि हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, क्या नहीं होता। यह अनुभव वाला जो ज्ञान केंद्रित है वो व्यवहारिक ज्ञान देता है, और यह जो है बुकिश नॉलेज देता है। इसमें मूल्यांकन करना सरल होता है, प्रगति के माध्यम में प्रगति करता है आसानी से, ठीक है। इसमें क्या होता है, बालक की विभिन्न योग्यताओं पे जो है प्रकाश डाल दिया जाता है अनुभव केंद्रित पे, लेकिन विषय केंद्रित पे नहीं। आपको जो विषय दिया गया उसी पे आगे बढ़ा जाएगा। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में यह होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं हम बालक को ध्यान में रख के, उसके विकास को ध्यान में रख के ही जो है वह तैयार करते हैं, पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में चाइल्ड केंद्र में होता है, उसके चारों तरफ हम जो भी काम करेंगे वह यह देखेंगे कि बच्चों को इससे बेनिफिट है कि नहीं है। लर्निंग बाय डूइंग, ये सब जो चीज़ें हैं वह उसी का हिस्सा है चाइल्ड सेंटर्ड का। कोर पाठ्यक्रम ऐसा होता है जो यह दिखाता है कि हम कितना कुछ जीवन में सीखें, जो हर सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, नागरिक, जो चीज़ें हैं, बेसिक साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, यह सब चीज़ सीखना कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में एक साथ बहुत सारी चीज़ों को सीखना, ठीक है, यह सब चीज़ें हैं। समय तालिका, टाइम टेबल बनाना जीवन में बहुत अनिवार्य होता है। स्कूल में अगर टाइम टेबल नहीं बनेगा तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, पता कैसे चलेगा कि कब कौन सा क्लास लेना, अव्यवस्थित क्लासेस हो जाएंगी। इसीलिए टाइम टेबल का निर्धारण जो है वह किया जाता है। कितने बच्चों के लिए, किस साल के उम्र ग्रुप के लिए कितने का क्लास निर्धारित किया गया है। जैसे देखिए 6 से 9 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए 20 मिनट का क्लास होना चाहिए। क्लास मतलब एक क्लास का पीरियड। 9 से 12 वर्ष के लिए 30 मिनट, 12 से 14 35 मिनट, 14 से आयु 40 से 45 मिनट। आप लोगों की क्लास 8-8 घंटे की चलती थी, है ना। तो इस तरह की क्लास जो है समय निर्धारित किया जाता है बच्चे के हिसाब से, बच्चे की बुद्धि के हिसाब से, बच्चे के ज्ञान के हिसाब से, इस तरह से कि बच्चा बोरिंग ना हो, खेलते खेलते पढ़े, खेलते खेलते चला जाए, ठीक है। इस तरह से समय तालिका निर्धारित होती है। बच्चों को क्या करते हैं हम, गृह कार्य देते हैं, बच्चों को क्या करते हैं, गृह कार्य देते हैं, होमवर्क देते हैं। कभी कभी होमवर्क का बोझ भी बनता था, कभी कभी होमवर्क अनिवार्य भी है। होमवर्क जो है अनिवार्य, स्कूल में आप क्या पढ़ाते हैं इसका रिवीजन होना ज़रूरी है। अगर आप 24 घंटे में उन चीज़ों का रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो रिवीजन होना जो है अनिवार्य है। रिवीजन करने के लिए होमवर्क देना अनिवार्य। होमवर्क ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सारा आपको दे दिए टास्क कंप्लीट करने के लिए, थोड़ा सा दो जिससे बच्चे में भारीपन महसूस ना हो, बच्चा आसानी से कर ले। रिवीजन मात्र हो, पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस ना हो, ठीक है। तो ये होता है गृह कार्य का सिद्धांत। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे निर्देशन क्या होता है, शैक्षिक निर्देशन आदि, ठीक है। ध्यान रखिए आप लोग, निर्देशन से नेक्स्ट क्लास चलेगी।